और आइए जरा विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। इस समय जबरदस्त सियासी हलचल महाराष्ट्र मुंबई में देखने के लिए मिल रही है। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कई कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। इसमें मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महाराष्ट्र का दौरा और इसी का कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में राजनीति हावी है और इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री इसको लेकर माफी मांगे। आप जानते हैं पिछले साल दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज इस प्रतिमा का अनावरण किया था और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस की तरफ से अब मांग ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और पालघर के दौरे पर हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में हैं, जियो कन्वेंशन सेंटर में हैं, जहां वो फिनटेक फेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता कृष्णा ठाकुर की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के चेंबूर इलाके में और चेंबूर इलाके में ये मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ का घर है। आज सुबह 7 बजे से ही वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो तैनात है और ये तैनाती पुलिस की इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और पालघर के दौरे पर हैं और दौरे से पहले कल रात में ही वर्षा गायकवाड़ ने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा था कि प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे का विरोध किया जाएगा और विरोध इसलिए किया जाएगा क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र के मालवल में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढहा, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है और लगातार ये मांग की जा रही है, चाहे वो महायुति सरकार में जितने भी घटक दल शामिल हो या फिर प्रधानमंत्री, इन सभी से ये मांग की जा रही है कि वो महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगे। आप देखिए कि यहाँ पर इस वक्त जो है बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है और अंदर के तरफ भी जो है वो वर्षा गायकवाड़ अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ इकट्ठा हैं और उनको घर के अंदर ही नज़रबंद किया गया है। वर्षा गायकवाड़ की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग से बाहर आए, लेकिन इस वक्त भी जो है पुलिस ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर ही नज़रबंद किया है और इसीलिए जो है वो तमाम तरह की नारेबाजी की जा रही है। जय घोष जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जब भी सरकार जो है वो डरती है विपक्ष से तभी पुलिस को आगे किया जा रहा है। तो इसी तरह का जो जय घोष है, नारेबाजी है, वो की जा रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके में प्रदर्शन करने का अधिकार जो है वो सभी को है, लेकिन पुलिस जो है हमें इससे भी रोक रही है, सरकार हमें इससे भी रोक रही है। और अब सिर्फ वर्षा गायकवाड़ ही नहीं बल्कि मुंबई में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, उन सभी के घर के बाहर इसी तरह की पुलिस जो है वो तैनात की गई है और कई जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से अभी कहाँ लेके जा रहे हैं हमको ही मालूम है, अभी पता चलेगा कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको कहाँ छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है, एक मैं बताना चाहती हूँ कि एक महिलाओं को रोकने का काम हो रहा है। हम कोई अतिरेक किया, कोई गुनहगार नहीं है, जो भाग गए उनको पकड़ने का काम है पुलिस का। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ को आप सुन रहे थे। अब से कुछ ही मिनट पहले पुलिस ने उनको वैन में बिठाया है और ये कहा जा रहा है कि अब हिरासत में लेके अब उनको पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। वर्षा गायकवाड़ को आपने सुना, उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि पुलिस उन्हें कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें आंदोलन करने से रोका जा रहा है, ये लोकतांत्रिक जो तरीका है देश का, उसमें जो एक विरोध करने के लिए एक फंडामेंटल राइट्स है, वो पुलिस हमें वो ऐसा करने से रोक रही है, ऐसा वर्षा गायकवाड़ का कहना है। तो सुबह से हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस जो थी वो वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर तैनात थी। उनके कई कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें एक वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ, ऐसा बताया जा रहा है कि उनको लेके जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस सुबह से ही उनको घर से बाहर आने से रोक रही थी, तो इसका विरोध जताते हुए वर्षा गायकवाड़ ने ये कहा कि ये सरासर गलत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर ये राजनीति जो गरमाई हुई है और चेंबूर इलाका जहां से वर्षा गायकवाड़ जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा कृष्णा से ही जानते हैं कि अभी किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। क्या कांग्रेस के वो नेता जो विरोध कर रहे थे, सड़क पर उतरने की कोशिश में थे, सबको हिरासत में ले लिया गया है? कृष्णा,
बिल्कुल रोमाना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और पालघर के दौरे पर हैं और दौरे से ठीक पहले कल रात को ही वर्षा गायकवाड़ ने एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करते हुए ये कहा था कि बीते दिनों सिंधुदुर्ग के मालवन में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढह गया, उसको लेकर जो विपक्ष है वो प्रदर्शन करेगा और प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद से ही हमने देखा कि आज सुबह 7 बजे से ही मुंबई पुलिस के सैकड़ों की संख्या में जो जवान हैं वो वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। आप इस वक्त भी तस्वीरें देख सकते हैं कि वर्षा गायकवाड़ को, हालांकि अब से 5 से 10 मिनट पहले का समय है जब वर्षा गायकवाड़ को पुलिस ने वैन में बिठाया है और संभवतः उन्हें पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जाया गया है, लेकिन इस वक्त भी पुलिस जो है वो मौजूद है और ना सिर्फ वर्षा गायकवाड़ बल्कि कांग्रेस के ऐसे तमाम जो विधायक हैं उनके घर के पास भी जो है वो पुलिस आसपास है और उन सभी को नजरबंद किया गया है। बिल्कुल, एहतियात बरत रही है पूरी तरीके से इस समय मुंबई पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा ठाकुर। मैं अगली खबर का रुख कर रही हूँ, ये भी महाराष्ट्र से है, जहां आप जानते हैं इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी वजह से सियासी घमासान महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे हर मुद्दे पर बढ़ता ही जा रहा हो। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि महायुति सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने एनसीपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के मंत्री हैं तानाजी सावंत और वो एनसीपी पर हमला बोल रहे हैं। तानाजी सावंत ने कहा कि उनकी एनसीपी के साथ कभी नहीं बनी, एनसीपी के साथ बैठने पर उन्हें उल्टी आती है। कैबिनेट में साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आने पर उल्टी आ जाती है। देखिए, एनसीपी अजीत गुट इस महायुति में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ सहयोगी है और उसी अपने सहयोगी के लिए तानाजी सावंत ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आने पर उन्हें उल्टी आ जाती है। सुनिए जरा। हाडामासाचा शिवसैनिक कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ही वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसे ॲलर्जी म्हणतोय गुढी खाली उलट्यावाला चालवतात ती अवस्था आहे, कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है। मृत्युंजय, चुनाव से पहले सहयोगी के साथ बैठने से ही अगर तानाजी सावंत को उल्टी आ जाती है, वो खुद को पक्का शिवसैनिक बता रहे हैं, तो इस तरीके का बयान क्या संकेत दे रहा है? क्या ये चुनाव से पहले किसी तरीके के समीकरण सियासी तौर पर महायुति महाविकास आघाड़ी में तब्दील होने वाले हैं क्या? रोमाना, देखिए, एक वक्तव्य मैं बताना चाहूँगा जो कि देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज़ के मंच पर कहा था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस है, लेकिन जो एनसीपी के साथ हमारा महायुति में अलायंस है वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, यानी वो नेचुरल अलायंस नहीं है। सीधी सी बात है कि जब शिवसेना बीजेपी 25 साल तक रही है, उनके टर्म्स कंडीशन अलग थे, उनके साथ काम करने के तरीके अलग थे और जिनके खिलाफ आप पूरी राजनीति करते आए हैं, अगर आपके दाएं बाएं बैठे तो एक वो कंफर्ट जोन जो बीजेपी के साथ है वो शिवसेना को नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार का बयान एक मंत्री ने दिया है, पहले तो ये आपत्तिजनक बयान है कि मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री के आसपास बैठते हैं और बाहर निकलने के बाद उन्हें उल्टी आती है, तो ये बड़ा निंदनीय बयान भी इसे कहा जा सकता है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनके दल जो मिले हैं वो एक स्ट्रेटेजी के तहत मिले हुए हैं, इसमें दिल नहीं मिले हैं, ना नेताओं के दिल मिले हैं और ना ही कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद रोमाना याद होगा ऐसे बयान सामने आए थे बीजेपी की तरफ से कि एनसीपी अजीत पवार को लेकर गलती हो गई, या इस प्रकार के बयान बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आए थे कि अजीत पवार को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। शिवसेना का भी यही मत था कि अजीत पवार को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि दल मिले स्ट्रेटेजी के तहत लेकिन दिल नहीं मिले हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये पूरी सियासत ही ऐसी है, ये महायुति की बात नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की आज का उदाहरण आप देख लीजिए। आपको सड़कों पर कांग्रेस के नेता नजर आएंगे पीएम मोदी के विरोध के लिए, जिनको पुलिस हिरासत में ले रही है। तो माना आपने एक भी शिवसेना के नेता उद्धव गुट के नेता को आपने देखा, आपने एक भी एनसीपी शरद पवार गुट के नेता को देखा, तो यहाँ भी तालमेल नहीं है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत ये गठबंधन बने हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी बयानबाजी सामने आती है, लेकिन ये बयानबाजी भी निश्चित तौर पर इस तमाम जानकारी के लिए तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बयानबाजी के बाद सवाल तो उठते ही हैं और ऐसे में जब चुनाव में एक साथ उतरकर वोट मांगेंगे तो फिर जनता इन पर कितना भरोसा करेगी। खैर, 5 सितंबर को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र जाने वाले हैं। तारीख
5 सितंबर की सामने आ गई है, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हैं और 5 सितंबर को अब राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां वो सांगली में एक सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती हुई और महाराष्ट्र जहां बस चंद महीने में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर देखिए किस तरीके से अब हलचल तेज है। और महाराष्ट्र के बाद जरा बात कोलकाता रेप मर्डर केस की कर लेते हैं। इसी को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बंगाल के गवर्नर मौजूद हैं। बंगाल के गवर्नर बंगाल के हालात पर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का पूरा अपडेट इस समय सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के गवर्नर, गृह मंत्री अमित शाह को दे रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, खासतौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के बाद, जिस बयान में ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर ये आग जो है वो असम, नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा यूपी, बिहार, दिल्ली तक पहुंचेगी। और इस तरीके के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी के भीतर से ये मांग उठी थी कि बंगाल के लोगों के हित में केंद्र को फैसला लेना चाहिए। और अब आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, कुछ जानकारी मिल रही है इस मुलाकात में मंथन जो है वो किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है? क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है, बीजेपी के भीतर से कही जाती है कि बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं उसके लिए समाधान सिर्फ एक ही हो और वो राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन जैसी बात तो अभी मुझे नहीं लगता कि होने वाली, लेकिन ये ज़रूर है कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आज यहाँ पर सीवी आनंद बोस जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, वो पहुँचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। वो राज्य के हालात का ब्यौरा देंगे, अपनी रिपोर्ट रखेंगे, बताएंगे कि एक्चुअल में क्या पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल लगातार वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स सड़क पर हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ सड़क पर हैं और वो राज्य सरकार की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को बचाने की कोशिश की डॉक्टर के रेप एंड मर्डर वाले मामले में। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं और बार बार चूँकि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं राज्य में और राज्यपाल ही सरकार के कस्टोडियन होते हैं, इसलिए राज्यपाल को बुलाकर दिल्ली में उनसे रिपोर्ट ली जाती है। राज्यपाल फिलहाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अभी वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हैं और करीब ये आधे घंटे हो चुके हैं उनको घर के अंदर गए हुए। तो ये आधे घंटे से ये मुलाकात चल रही है, बहुत सारी बातें होंगी। एक बात यहाँ पर और बताना बहुत ज़रूरी है रोमाना कि CDS अनिल चौहान वो भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल और CDS दोनों इस समय एक साथ इस मीटिंग में हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये ज़रूर है कि राज्यपाल के पहुंचने से करीब 15 मिनट पहले CDS अनिल चौहान भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और 15 मिनट बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस यहाँ पहुँचे। तो दोनों जो बड़े लोग हैं, एक राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के और दूसरे तीनों डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं अनिल चौहान, वो दोनों लोग इस समय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं। अब क्या कुछ हो रहा है अंदर की जानकारी अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो इनिशियल जानकारी है उसके अनुसार राज्यपाल आज पश्चिम बंगाल के हालात का पूरा ब्यौरा गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे, नजर बनाकर रखिएगा। वाकई में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और इसमें क्या होगा इसको लेकर हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। और अब मैं अगली खबर का रुख कर रही हूं। ये खबर हरियाणा से है, जहां ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं ये पुराना मामला है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है भूपिंदर सिंह हुड्डा का। तो आपको बता दें ईडी का एक्शन और इसको लेकर भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हैं उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये पुराना मामला है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए भूपिंदर सिंह हुड्डा इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी आक्रामक और घेराबंदी करती हुई भूपिंदर सिंह हुड्डा की कि जो आदमी इस तरीके के आरोपों में घिरा हुआ है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई लेना देना नहीं।
सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई नाम दे रहा है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई नाम दे रहा है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? तो ईडी का ये जो एक्शन हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि पुराना केस है, मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रहे हैं, वहीं अनिल विज हुड्डा पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे, सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर किसान बेचारा सस्ते में अपनी ज़मीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया उस ज़मीन को खरीद लेता था। 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, चुनाव होने उससे पहले उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई, ईडी ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार ये इस बात को कहता हूँ कि इनके पास ईडी सीबीआई एक हथियार के रूप में है विपक्ष को परेशान करने के लिए। ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले भूपेश बघेल के खिलाफ सक्रिय हो जाता है और अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सक्रिय हो गया है, तो इनका ये हथियार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 साल से जिस तरीके का दुरुपयोग एजेंसीज का कर रही है सबको पता है। अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, सब जगह रेड्स करेंगे, सब जगह इनके खिलाफ जाएंगे, सब जगह इन संपत्तियाँ सीज करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं पार्लियामेंट चुनाव के टाइम पे, कई पार्टियों के अकाउंट फ्रीज करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है, अपनी विचारधारा के दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी एजेंसीज के सहारे, कॉरपोरेट सेक्टर के सहारे, कुछ गोदी मीडिया के सहारे, कुछ इस तरीके के लोग जो इनको पैसा बेहिसाब अनगिनत पैसा जो इनको सप्लाई करते हैं, इनके सहारे जो है चुनाव लड़ती है। तो 1 अक्टूबर हरियाणा में वोटिंग का दिन और चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी का ये एक्शन, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। बड़ी खबर आपको हम दे दें, अकाल तख्त साहिब का बहुत बड़ा फैसला आपको बताएं। सुखबीर बादल को तनखैया घोषित किया गया है। अकाल तख्त साहिब ने तनखैया घोषित किया है। सुखबीर बादल को 5 सिंह साहिबानों के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। 2007 से 17 के बीच में लिए गए फैसलों पर तनखैया घोषित किया गया। और ये भी जानिए कि धर्म को नुकसान पहुंचाने पर घोषित किया जाता है तनखैया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अकाल तख्त साहिब ने तनखैया घोषित कर दिया है। अकाल तख्त साहिब का ये फैसला है। 2007 से लेकर 2017 के दौरान जो फैसले लिए गए उसके बाद ये तनखैया घोषित किया गया है। तनखैया का मतलब आप जान लीजिए। और सचिन जो है मेरे सहयोगी, वो जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सचिन, अब आगे इस मामले में क्या होगा जब वो पेश किए जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि तनख्वाहिया क्या होता है। तनख्वाहिया जब अकाल तख्त साहिब किसी को घोषित करते हैं, किसी सिख को, तो इसका मतलब है उसको दोषी पाया गया है सिख धर्म को नुकसान पहुंचाने का, सिख धर्म की जो मान मर्यादाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाने का। तो ये जो सुखबीर बादल को तनख्वाहिया घोषित किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों से श्रोमणी अकाली दल में 2 ग्रुप्स बने हैं और जो सुखबीर बादल का विरोधी गुट है जो ये मांग कर रहा था कि सुखबीर बादल को हटाया जाए प्रधान के पद से, तो उन्होंने जो है अकाल तख्त साहिब में अपनी तरफ से माफ़ीनामा दिया था और उसके बाद सुखबीर सिंह बादल से जो है स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था। तो उसके ऊपर ये फैसला जो है अकाल तख्त साहिब की तरफ से हुआ है। अब गुनाह क्या हैं ये समझना ज़रूरी है। 2007 में ये सारा सिलसिला शुरू होता है जब
गुरमीत राम रहीम बठिंडा आता है पंजाब में, वहाँ पंजाब का हेडक्वार्टर है सलाबतपुरा में, और वहाँ गुरमीत राम रहीम जो है गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक की तरह पोशाक पहनता है, उसके ऊपर विवाद होता है, काफ़ी वायलेंस भी होता है। और उसके बाद अकाल तख्त साहिब ने जो है गुरमीत राम रहीम का जो है बाइकआउट किया था, बाइकआउट करने के लिए कहा था पंजाब के लोगों को। पर राजनीति जो है 2015 में शुरू होती है, क्योंकि अकाली दल का जो टेन्योर था दूसरी सरकार का वो लगभग ख़त्म होने वाला था। 2017 में चुनाव हुए थे, 2015 में जो है उस वक्त जो है अकाल तख्त साहिब ने जो है माफ़ी दे दी थी गुरमीत राम रहीम को उसके 2007 के काम के लिए। तो उस वक्त ये सामने आया, ये इल्ज़ाम लगे अकाली दल पे कि अकाली दल के कहने पे जो है गुरमीत राम रहीम को माफ़ी दी गई है। हालांकि कुछ दिन बाद अकाल तख्त साहिब ने वो माफ़ी जो है वापस ले ली थी। तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है यही है सुखबीर बादल पे, क्योंकि वो उस वक्त अकाली दल के अध्यक्ष भी थे और पंजाब के होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री भी थे। तो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है जो सुखबीर बादल पे है कि गुरमीत राम रहीम को जो है मुआफ़ी जो है उस 2007 के काम के लिए जो है दी गई थी, जिसकी वजह से जो है ये सारा जो है सिलसिला शुरू होता है। और 2015 में ही बेअदबी की घटनाएं होती हैं, चेन घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं, खासकर मालवा रीजन में जो है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी जब पुलिस ने एक्शन किया था। जो बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ धरना दे रहे थे उनके खिलाफ पुलिस एक्शन में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स था जो 2015 से चला हुआ था और अब तक, क्योंकि पंजाब की जो सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स है उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि पंजाब में इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है। और ख़ासकर शिरोमणि अकाली दल के लिए, जो अपने आप को पंथक पार्टी के तौर पर, मतलब वो सिख धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये सुखबीर बादल के लिए जो है बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि तनख्वाहियाँ घोषित करना जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि सिख धर्म को नुकसान पहुँचाने वाला काम जो है उन्होंने किया है। अब आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि सुखबीर बादल को जो है 5 सिंह साहिबानों के पास पेश होने के लिए कहा गया है और वहाँ सजा क्या लगती है सुखबीर सिंह बादल को, ये भी देखने वाली बात है। किस तरीके की सजा जो है 5 सिंह साहिबान, अकाल तख्त साहिब जो है सुखबीर सिंह बादल को लगाते हैं। और शिरोमणि अकाली दल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके लिए भी ये बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकाली दल में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट जो है सुखबीर सिंह बादल। बिल्कुल सचिन, अब इस पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, किस तरीके से असर वहां पर दिखाई देता है उस पर भी रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस पूरी और अहम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अयोध्या की जमीन में बीजेपी की सौदेबाजी, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। अयोध्या में बीजेपी ने मुनाफाखोरी की है, यह बहुत बड़ा आरोप। बीजेपी का भावात्मक भूनात्मक लगाव नहीं है, अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा भू जमीन पार्टी, ये बड़े गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए। भाजपा को परिभाषित करते हुए अखिलेश यादव, देखिए भाजपा, उसके बाद वो लिखते हैं भू जमीन पार्टी। तो बीजेपी पर अखिलेश यादव का ये बहुत बड़ा हमला है अयोध्या की जमीन को लेकर जो ये ट्वीट किया गया। देखिए भाजपाइयों ने सस्ते में अपनों को खरीदवाया और जब बेचकर निकलने का समय आया तो बीजेपी सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का प्रबंध करवाया। अयोध्या की भूमि भाजपाई सौदेबाजी और मुनाफाखोरी की शिकार हुई है। अयोध्या की जनता तो पहले ही ये सब जो हो रहा है उसको जान गई थी कि बीजेपी का अयोध्या से भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि यह अखिलेश यादव का पोस्ट है। भूनात्मक और मुनाफात्मक लोभ है। भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा, ये पूरा वो एक्स पर बीजेपी को लेकर पोस्ट करते हैं अखिलेश यादव और वही आपको हम दिखा रहे हैं। भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश का क्या हाल कर रहे होंगे ये अब समझाने की जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। और भाजपा नीचे लिखा हुआ है, भाजपा, और भाजपा को वो परिभाषित करते हैं भू जमीन पार्टी। यह अखिलेश यादव का सीधे बड़ा हमला है भाजपा पर। अयोध्या की जमीन को लेकर वो सीधे सीधे हमला करते हुए और साथ ही अपनी बात को रखते हुए ये बड़ी खबर। देखिए यूपी की सियासत और इसमें वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है। अयोध्या की जमीन में बीजेपी की सौदेबाजी, अखिलेश ने कहा बीजेपी ने मुनाफाखोरी की है अयोध्या में। अखिलेश यादव इसको दोहराते हुए भावात्मक नहीं भूनात्मक लगाओ, भावनात्मक नहीं बल्कि भूवात्मक लगाओ बता रहे इसको। साथ ही भाजपा भू जमीन पार्टी, अखिलेश यादव ये कहते हुए बड़ी खबर इस वक्त की। तो अयोध्या की जमीन में बीजेपी ने सौदेबाजी की है, अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है। जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसके परिणामों के बाद वैसे भी समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है और अखिलेश लगातार हमलावर रहते हैं।